हेलो। अभी मैं बात करूँगी समसामयिक घटना चक्र की, जिसमें हमारा जो भी राष्ट्र के अंदर जो भी घटनाएं घटी हुई हैं, मैं उससे रिलेटेड बात करूँगी। तो फर्स्ट है मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो कब कब किया इन्होंने? ये 24 जून 2025 को किया है। और किनके बीच किया है? तो ये हैं महात्मा गांधी और नारायण गुरु के बीच। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पे हुई थी? तो ये हुई थी शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। सेकेंड है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये बिहार ने किया है। बिहार में ये हुआ है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी 70-72 साल के हो चुके हैं, उनका बिहार की सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना दिया है। और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। इसमें ये होता है कि सरकार उनको पर ईयर 5 लाख तक का हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उनको सहायता प्रदान होती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो वो है चिनाब ब्रिज। ये जो चिनाब ब्रिज है, ये क्या कहते हैं, ऊंचा मेहराब भी है इसी में। तो फिर आगे देखते हैं, पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये जो 2 ट्रेनें हैं वो हैं कटरा से श्रीनगर के लिए और श्रीनगर से कटरा के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के किस पहले केबल स्टेरेबल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इन्होंने अंजी ब्रिज का किया है और वो भी 6 जून 2025 को किया है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो चिनाब रेल पुल है, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित चिनाब नदी पर बना एक रेलवे पुल है। तो ये कहाँ बना हुआ है? ये आप देख सकते हो, ये हमारा बना हुआ है चिनाब नदी पे। ओके, जिसकी ऊंचाई क्या है? 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1315 है। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। यह भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्मरणीय तथ्य क्या है कि ये 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITS तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जिससे यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिससे डिज़ाइन और निष्पादन में उच्च स्तरीय की सटीकता संभव हुई। चिनाब रेलवे पुल को 86 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ
निर्मित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्ज ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो पहला है खीचन और दूसरा है मेनार। ये दोनों उदयपुर राजस्थान में हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये हमारा रामसर स्थल जो है, ये जो खीचन है ये डेमोइसल क्रेन्स के झुंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये डेमोइसल क्रेन्स क्या है? ये एक सारस पक्षी होते हैं जो मध्य यूरेशिया में बिलोंग करते हैं और ये सर्दियों में भारत आते हैं। दूसरा है मेनार। यह विभिन्न जल पक्षियों का आवास है। अब तक भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 91 हो गई है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? तो वो है पराग्वे। नेक्स्ट है भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसे ECOSOC कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा ECOSOC के बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ECOSOC है, वो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है जो वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करने, नीतियाँ बनाने और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने का एक केंद्रीय मंच है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी और इसमें 52 सदस्य देशों को शामिल किया जाता है जिनका चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। ECOSOC का मुख्य उद्देश्य उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। साथ ही मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करना भी है। अब इसका मुख्य कार्य और उद्देश्य आपने देख ही लिया है कि ये समन्वय, नीति निर्माण, मानवाधिकार, वैश्विक विकास, वित्त पोषण के लिए यूज़ में आता है। अब सदस्यता का चुनाव, ये भी आपने देखा है कि ECOSOC में कुल 52 सदस्य हैं। इन सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को 3 साल की अवधि के लिए चुनती है। सदस्यता भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 5 क्षेत्रीय समूहों में विभाजित की जाती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इससे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं। ECOSOC विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करने वाले सहायक निकायों को भी शामिल करता है। यह महिलाओं की स्थिति से संबंधित आयोगों की गतिविधियों की समीक्षा करता है और लैंगिक समानता के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसमें ये 6 मुख्य अंग कौन से हैं। चूँकि आपने इससे पहले देखा जो ECOSOC है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से एक है। तो देखते हैं ये 6 अंग कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने इन सभी अंगों की स्थापना की थी। यहाँ 6 प्रमुख अंगों की सूची दी गई है, देखते हैं हम। पहला है हमारा महासभा। महासभा क्या करता है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। सुरक्षा परिषद, यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे ही हम आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये जो स्थापित किया जा रहा है वो न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में किया जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं ये IICA क्या है। IICA का अर्थ है भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान, जो भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह कॉरपोरेट प्रशासन, नीति अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक थिंक टैंक और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। 2008 में स्थापित IICA कॉरपोरेट कानूनों, अनुपालन और अस्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही भारतीय कॉरपोरेट कानून सेवा ICLS के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो हमारा ये जो अभी हम क्या बात करेंगे, जो हमारा IICA का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? नीति और अनुसंधान में कार्य करता है, ये क्षमता निर्माण का कार्य करता है और स्वतंत्र निर्देशक डेटाबेस तैयार करता है, हितधारक परामर्श देता है, सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? कॉरपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना, भारत में कॉरपोरेट कानूनों को बेहतर बनाना, व्यावसायिक वातावरण में बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? तो यह कटरा से बांद्रा, कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई तक। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? तो LIC ने बनाया। LIC ने ये रिकॉर्ड कैसे बनाया? तो इसने एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या प्राप्त की। नेक्स्ट है हमारा संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड संभालेगी और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड संभालेगी। तो अभी हम बात करते हैं कि ये संशोधित शक्ति नीति क्या है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो हमारा संशोधित शक्ति नीति है, ये भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला आवंटन को एक पारदर्शी और लचीले तरीके से बढ़ाने वाली एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पारदर्शिता को बढ़ाना, लचीलापन और व्यापक पात्रता, कोयले तक बेहतर पहुंच हो, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिले, बिजली उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम करना इसका उद्देश्य है। इस नीति में 2 कोयला आवंटन विंडो है। विंडो फर्स्ट है, यह केंद्रीय क्षेत्र की तापीय परियोजनाओं TPPS और उनके संयुक्त उद्यमों के लिए है। विंडो सेकंड है, यह गैर केंद्रीय विद्युत उत्पादों के लिए है। इसमें लाभ क्या है? तो इसका लाभ है पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा इससे। अब हम जान लेते हैं, हमने बात किया कि ये जो संशोधित शक्ति नीति है इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। तो हम इन दोनों कंपनियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा कोल इंडिया लिमिटेड CIL, ये पब्लिक सेक्टर की कोल इंडिया लिमिटेड है।
इसे महारत्ना का दर्जा भी मिला है। ये भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। भारत के कुल कोयला का 82% हिस्सा इस कंपनी का है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। दूसरा है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। यह तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के बीच संयुक्त स्वामित्व वाली एक कंपनी है। इसमें तेलंगाना सरकार की हिस्सेदारी 51% है। यह पीजी मतलब प्राणहिता गोदावरी घाटी में खनन कार्य करती है, जो तेलंगाना के 4 जिलों में है। दूसरा हमारा भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो उसका नाम है भारत जीन। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो उन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में किया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं जयंती मनाई जा रही है। तो ये है मोटा मोटा लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के बारे में, जो आप देख सकते हैं। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। और 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ, जिसे कोलकाता टकसाल ने ढाला है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे तो हमें देख ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया है। ये आप अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो वो है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। अब ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अब थोड़ा सा देखते हैं घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये आप देख लो, अभी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ ये क्या है। घाटमपुर तापी विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित एक 1980 मेगावाट की परियोजना है, जिसकी पहली यूनिट का उद्घाटन 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस परियोजना को एनएलसी इंडिया जैसे 51% और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम 49% के संयुक्त उद्यम नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें 660 मेगावाट की 3 सुपर क्रिटिकल इकाइयां हैं, जिनकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ तकनीकों को शामिल करने में मदद मिलेगी। अभी ये आप इसे भी देख लेना। और हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी देखते हैं परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, टिकाऊ तकनीकों को शामिल करना और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? तो यह समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई। ये जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट है, ये नॉर्थ इंडिया का है और इसका उद्घाटन यह समिट कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो ये पहली व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता।
किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो वो 1200 कर दी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो है मिज़ोरम। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीति आयोग की शासी परिषद के बारे में। तो ये जो नीति आयोग की शासी परिषद में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। तो आज बस इतना ही।